नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह। पहले दिन यमुनोत्री गंगोत्री में 17,000 से अधिक भक्तों ने किए दर्शन। कल केदारनाथ धाम के खुलेंगे कपाट। देहरादून में 2 दिवसीय सूर्या ड्रोन टेक 2025 का हुआ समापन। सीएम धामी ने ड्रोन प्रदर्शनी का किया अवलोकन। कहा, आपदा राहत कार्यों के लिए वरदान है ड्रोन तकनीक। बहादुरपुर जट में राजन हत्याकांड प्रकरण फिर से गरमाया। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मृतक के परिजनों से की मुलाकात। पहलगाम आतंकी हमले पर भी बोले, सब एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़े। राजाजी नेशनल पार्क की शोभा बढ़ाएंगे कॉर्बेट के 5 टाइगर। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ भेजा आखिरी नरभाग। पुनर्स्थापन प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक हुआ पूरा। उत्तराखंड में आज से बदलेगा मौसम। बारिश और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट। मौसम विभाग ने चारधाम यात्रा मार्ग पर सतर्कता बरतने की दी हिदायत। और अब खबरें विस्तार से। अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री यमुनोत्री मंदिर के कपाट खुलते ही चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई। वहीं चारधाम यात्रा शुरुआत होते ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। जहां यात्रा को सफल, सुचारू, निर्वाधित रूप से चलाने की बात भाजपा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस के द्वारा इस यात्रा को लेकर अनेक सवाल खड़े किए जा रहे हैं। के अवसर पर मैं भी दर्शन और पूजन करने का मुझे भी सौभाग्य मिला है। मैं देश भर से आने वाले तीर्थयात्रियों को, श्रद्धालुओं को, सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि पूरी तरह से हम चार धामों पर लोगों की आवभगत के लिए, उनके दर्शन पूजन के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। उनकी यात्रा अच्छी हो, कोई परेशानी न हो। सबकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके साथ साथ यात्रा में कोई व्यवधान ना आए और बिना विघ्न बाधा के जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालुओं की यात्रा संपन्न हो, उसके निमित्त मैं स्वयं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। हमारे सभी विभाग उस पर काम कर रहे हैं। चार धाम यात्रा के हर साल जो शुभ अवसर, शुभ तिथि होती है, उस अवसर पर ये शुरुआत होती है। देखना यह है कि जो पिछली बार का अनुभव है, इन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए, लोगों ने घर बैठ के कर दिए, उतने यात्री आए नहीं। चाहे आपका ट्रांसपोर्टर, जीएमओ, टीजीएमओ, प्राइवेट टैक्सी वाला और जितने होटल वाले लोग, वो सब परेशान रहे। लोगों ने लोन लेकर कहीं रंग रोगन किया, कहीं गाड़ियों की फिटनेस की, कहीं गाड़ियों को ठीक किया, कहीं टायर बदला, लेकिन उनको इतना काम ही नहीं मिला। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया और देहरादून, ऋषिकेश में 20-20, 30-30 दिन लोग रुकने के बाद वापस गए। उन्हें भगवान के दर्शन से भी वंचित कर दिया। अब इस बार चूंकि आज पहला दिन है, हम तो परमपिता परमात्मा से निवेदन करेंगे कि यात्रा निर्भीक रूप से और सुचारू चले। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने केदारनाथ धाम यात्रा शुरू होने से पहले सभी अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें एसपी अक्षय प्रहलाद ने जानकारी दी कि संगम ब्रिज के समीप टोकन काउंटर लगाए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को दर्शन में सुगमता हो। उन्होंने बताया कि पूर्व वर्षों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण मंदिर में दर्शन के लिए 3 से 4 घंटे तक लग जाते थे, लेकिन इस बार दर्शन के लिए अधिकतम 1 घंटे की समय अवधि सुनिश्चित की गई है और भीड़ नियंत्रण के लिए एक सुस्पष्ट डायवर्जन प्लान भी तैयार किया गया है।
आज जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में यात्रा की महत्वपूर्ण मीटिंग हुई, शायद फिजिकल मीटिंग इस तरीके की आखिरी होती है। इसमें पुलिस की तरफ से डाइवर्जन प्लान जो है डिस्कस किया गया, जो हमारा इस बार का प्लान रहेगा, जो लगभग 3-4 महीने पहले हमने कीमत और मुक्तागाछी क्षेत्रवासियों से बातचीत करके डिस्कस करके फाइनल किया था, जिसमें बांसवाड़ा हमारा मेन पॉइंट रहेगा। बांसवाड़ा से हम यात्री वाहन जो है वो बसु केदार क्षेत्र से हम उसको लमगोंडी तिराहे से मुक्तागाछी की तरफ भेजेंगे, और जो वापसी आने वाला यात्री वाहन है वो कालीमठ तिराहे से लेके उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की आध्यात्मिक रफ्तार पकड़ रही है। हरिद्वार में चारों धामों के लिए आज कुल 5,177 तीर्थयात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। बाबा केदारनाथ के दर्शनों के लिए 1,707 श्रद्धालु, बद्रीनाथ धाम के लिए 1,377 भक्त, गंगोत्री धाम के लिए 1,003 और यमुनोत्री धाम के लिए 1,012 यात्रियों ने अपना पंजीकरण करवाया। सबसे खास बात यह रही कि रजिस्ट्रेशन लिस्ट में 78 विदेशी श्रद्धालु भी शामिल हैं, जो भारत की आध्यात्मिक धरोहर को महसूस करने पहुंचे हैं। वहीं प्रशासन पूरी मुस्तैदी से व्यवस्थाओं को संभाल रहा है। ने आध्यात्मिक रफ्तार पकड़ ली। हरिद्वार से चारों धामों के लिए कुल 5,177 तीर्थयात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। उत्तराखंड में देहरादून छावनी के जसवंत ग्राउंड में आयोजित 2 दिवसीय सूर्या ड्रोन टेक 2025 का समापन हो गया। समापन मौके पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ड्रोन प्रदर्शनी का अवलोकन किया, जहां उन्होंने कई लेटेस्ट ड्रोन और सर्विलांस टेक्नोलॉजी की जानकारी ली। कुछ जो ऑफिस सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, उनके प्रति अपनी रुचि भी जाहिर की। सीएम पुष्कर धामी ने भारतीय सेना की सेंट्रल कमान और SIDM के इस तकनीक एवं भविष्य उन्मुखी कार्यक्रम के आयोजन की सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड भी ड्रोन नवाचार और विनिर्माण का केंद्र बने। इसके लिए सरकार युवाओं में टेक्नोलॉजी के प्रति रुचि पैदा करने का प्रयास कर रही है। वहीं सीएम धामी ने प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया। पहलगांव में हुए आतंकी हमले पर राजनीति गर्माती जा रही है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने सभी दलों से अपील की थी कि इस मुद्दे पर कोई राजनीतिक बयानबाजी ना हो, लेकिन इस बयान पर नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने तीखा पलटवार किया। चंद्रशेखर आजाद ने सीधे तौर पर पीएम मोदी और बीजेपी पर हमले बोले। कहा कि यह हमला सिर्फ 26 परिवारों पर नहीं, पूरे देश पर हुआ है। ऐसे में चुप रहना मुमकिन नहीं। आपको बता दें, चंद्रशेखर आजाद के इस बयान से साफ है कि विपक्ष आतंकवाद के मुद्दे पर सरकार की भूमिका को लेकर सवाल उठा रहा है। मैंने भी अपने इंटरव्यू में ये बात कही है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी कही है कि ये ऐसा समय है जब हमारे देश पे हमला हुआ है, हमारी अस्मिता में हमला हुआ है। वो उन 26 परिवारों पे हमला नहीं हुआ, वो हम सब पे हमला हुआ है। ये वो समय है कि हम सब लोगों को एकजुट होकर इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ना। तो शायद बहन जी ने ये जो बात कही, बीजेपी जिस तरह पर राजनीति कर रही है इस घटना पे, कि प्रधानमंत्री ऐसे समय में जब देश देख रहा था कि प्रधानमंत्री कश्मीर जाके पीड़ित परिवारों का हाथ पकड़ते वो रैली करने बिहार चले गए, शायद बहन जी ने ये प्रधानमंत्री की उस कार्यशैली पे हमला किया है। और बीजेपी को अपनी जो है इस तरह की कार्यशैली में सुधार लाना चाहिए। जब देश आज उनके साथ खड़ा है, सरकार के साथ खड़ा है कि भाई आज इस आतंकवाद का जवाब लिया जाए, क्योंकि आपने नारा दिया था कि एक के बदले 10 सीट लाएंगे। आपने 370 हटाते हुए कहा, नोटबंदी करते हुए कहा, जब आपने यूनाइटेड टेरिटरी बनाई तब आपने कहा कि अब आतंकवाद खत्म हो गया है, ऑपरेशन ऑल आउट चला है। तो ये इतने लोगों की जान चली जाना, उन परिवारों से पूछो जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए, जिन्होंने अपना पिता खो दिया, जिन्होंने बेटा खो दिया। वहीं मुख्य वन संरक्षक संजीव चतुर्वेदी 1 दिवसीय चंपावत दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिले के विभिन्न स्थानों का स्तरीय निरीक्षण किया, जहां उन्होंने सभी अधिकारी और कर्मचारियों को जंगलों को आग से बचाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वन अग्नि से निपटने में सभी अधिकारी कर्मचारियों की अहम भूमिका रहती है। चंपावत जिले में वन अग्नि से निपटने के लिए विभाग की ओर से सभी तैयारियां पूरी की गई हैं। देखिए, ये अभी तक कोई ऐसी सरकारी वनों में कोई बहुत बड़ी वनाग्नि की घटना नहीं हुई है। और यहाँ पे हमारे डीएन ने जो स्टाफ है और जो भी डीएफओ साहब हैं अच्छा काम किया है। पीछे एक बड़ी घटना हुई थी तो इसमें इन्होंने काफ़ी कठोर कार्रवाई की है।
तो एक हम लोग का उद्देश्य रहता है कि जो आम जनता है उसमें एक जागरूकता पैदा की जाए, जन सहयोग भी लिया जाए और लोगों को जागरूक भी किया जाए, और उसके बाद भी अगर कोई कानून को तोड़ने का प्रयास करता है या वनों में अग्नि लगाने का प्रयास करता है तो उसके लिए कठोर कार्रवाई की जाए। ज्योतिर्मठ ब्लॉक के सलूड़ डूंगरा गांव में हर साल वैशाख के महीने में लगने वाला रमवाण मेला धूमधाम से संपन्न हो गया है। इस अवसर पर सैकड़ों की तादाद में लोगों ने मेले में शिरकत की। यहां तक कि रमवाण मेले में खासकर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज भी पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने फूल मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया। यहां तक कि इस खास मौके पर बद्रीनाथ विधायक लखपत सिंह बुचोला भी मेले में पहुंचे, उनका भी ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। बता दें कि रमवाण मेले के दौरान अनेक देवी देवताओं के 18 ताल के साथ और 18 मुखौटों के नृत्य का आयोजन भी किया गया। जो हमारी एक ट्रेडिशनल संस्कृति है उसको लेकर के जो आज विश्व धरोहर न्याय यूनेस्को में ये रजिस्टर्ड हुआ है, उसके लिए मैं डॉक्टर कुशल भंडारी के नेतृत्व में तमाम क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 8वीं सदी से निरंतर जो संस्कृति हमारी चली आ रही, इसमें हमारे रामायण का और हमारे जो लोक कल्चर का जो मिक्स है, समागम है, उसको लेकर के एक सुंदर सा जो समागम हुआ और हमारी संस्कृति को निरंतर जो पुरानी पीढ़ियों के द्वारा जो आज आगे ध्वजवाह के रूप में जो लगातार आगे की पीढ़ियों को देने का काम किया जा रहा है। यहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं होती, इसलिए हमारे कुछ ग्रुप बना रखा है, हमने एक जीविका ग्रुप, हम लोग यहाँ पे व्यवस्थाएं करते हैं। यहाँ पे लगभग 1000 से 1500 लोग तक आते हैं, भोजन करते हैं, अपना प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस समय जन टीवी की टीम सलूड़ डूंगरा गांव में मौजूद है और आपको बता दें कि जिस सलूड़ डूंगरा गांव में हर साल बैसाख के महीने में सलूड़ डूंगरा गांव के स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा यहां पर विश्व प्रसिद्ध रमवाण मेले का आयोजन किया जाता है, जो रमवाण मेला यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया है। और आपको बता दें कि यहाँ हर साल हजारों की तादाद में लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। मैं अपने कैमरामैन साथी से जरा गुजारिश करूंगा कि जरा रमवाण मेले को अपने कैमरे में कैद करें। ये सर्वप्रथम की तस्वीरें मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये देख सकते हैं। जन टीवी समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, हजारों की तादाद में। मैं कहूँगा ये देख सकते हैं। हालांकि मैं कहूँगा नीचे थोड़ी दिक्कतें जरूर हो रही है रिपोर्टिंग करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा शोरगुल का माहौल जरूर बना हुआ है, लेकिन मैं दूर की तस्वीरें दिखा रहा हूँ इस समय जन टीवी के माध्यम से। सलूड़ डूंगरा की तस्वीरें देख सकते हैं, हजारों की तादाद में किस तरीके से लोग इस धूप में बैठे हुए हैं। हालांकि आज पहाड़ों में मौसम साफ बना हुआ है, चटक धूप खिली हुई है, गर्मी का एहसास भी पहाड़ों में आज खूब दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर भक्तों की आस्था किस तरह से भारी दिखाई दे रही है, जो कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। और बड़ी बात तो यह है कि जोशीमठ कोतवाली की पुलिस की प्रशासन की टीम यहाँ पर चप्पे पर मौजूद है। ये देख सकते हैं सामने, अगर देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग बैठे हुए हैं, लोगों के बीच पुलिस कोतवाली जोशीमठ की प्रशासन की टीम यहाँ पर चप्पे पर मौजूद है। किसी भी लोगों को कोई असुविधा ना हो मेले के दौरान, वहाँ पर पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पर इस वक्त मौजूद है ग्राउंड जीरो पर। और जन टीवी दिखा रहा है, ये देख सकते हैं 18 ताल 18 मुकुटों के साथ यहाँ पर रमवाण मेले का आयोजन किया जाता है। और जानकारी दे दें कि बद्रीनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत भी होने वाली है और इसके कुछ दिन 2 दिन पूर्व में यहाँ पर रमवाण मेले का आयोजन किया जाता है। देख सकते हैं हजारों लोग यहाँ पर मौजूद है इस समय। हालांकि जन टीवी नीचे ग्राउंड जीरो पर नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पर शोरगुल है, थोड़ी दिक्कतें जरूर आ सकती है रिपोर्टिंग करने में, लेकिन दूर से हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को तस्वीरें। देख सकते हैं बार जन टीवी दिखा रहा है, देख सकते हैं ग्राउंड जीरो की तस्वीरें। नीचे देख सकते हैं देवी देवताओं के किस तरह से यहाँ पर नृत्य का आयोजन हो रहा है, देख सकते हैं पूरी तरह से दिखाएं। ये देख सकते हैं यहाँ पर खास इसी नृत्य का लाभ उठाने के लिए लोग पहुंचते हैं। असली बात लेते हैं देवी देवताओं के यहाँ पर 18 तालों का नृत्य का शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। चौकी देख सकते हैं आप, पूरी तरह से दिखाएं। रास्ते पर ऊपर की तस्वीरें में मैं खासकर जन टीवी के जो हमारे कैमरामैन है उनसे भी अनुरोध करूंगा कि इस रास्ते को भी दिखाएं। देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से लोगों की आवाजाही हो रही है, देख सकते हैं हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हैं आनंद लेने के लिए। मेला उत्तराखंड के सलूड़ डूंगरा गांव में होता है हर साल। आपको बता दें कि इस मेले को देखने के लिए लोग हर साल पहुंचते हैं हजारों की तादाद में। कैमरामैन साथी रोहित रावत के साथ नवीन सिंह, सलूड़ डूंगरा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। हरिद्वार एसएसपी प्रेमेंद्र जोवाल ने पुलिस परिवार के बच्चों के लिए नई सौगात दी। रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली परिसर में नवनिर्मित चिल्ड्रन पार्क का एसएसपी ने उद्घाटन किया। बता दें एएसपी कुश मिश्रा के अथक प्रयासों से चिल्ड्रन पार्क का निर्माण कराया गया। इस दौरान एसएसपी डोवाल ने कहा कि पार्क में खेलने से बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास होगा।
लाइन कोतवाली में एक अच्छा पार्क एक यहाँ पर डेवलप किया गया है, जिसमें जो हमारे कर्मचारी हैं उनके बच्चे यहाँ पर प्रॉपर्ली खेल सकेंगे, और एक ऐसा प्लेग्राउंड यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है जिसपे कई तरीके के कार्यक्रम भी यहाँ पर इनके स्तर पर किए जाते रहेंगे। मैं इस पहल का स्वागत करता हूँ और मैं सभी हमारे, क्योंकि थाना क्षेत्र में कई बार हम लोग अपने कार्य की व्यवस्था के कारण इस तरीके के अभिनव पहल को कई बार पीछे छोड़ देते हैं, तो मैं आह्वान करता हूँ कि अन्य लोग भी इससे प्रोत्साहित होंगे। चमोली जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने लैब ऑन व्हील मोबाइल साइंस लैब परियोजना को हरी झंडी दिखाकर स्कूलों के लिए रवाना किया। जिलाधिकारी ने छात्राओं को जीव विज्ञान की बारीकियां समझाई और कैरियर चयन के लिए मार्गदर्शन किया। उन्होंने बच्चों को किताबें पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिकल और विशेष ध्यान देने को भी कहा। इस दौरान जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने कहा कि यह मोबाइल लैब बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में बहुत उपयोगी साबित होगी। जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा अधिकारी को दूरस्थ स्थित विद्यालय तथा इसका लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। इस दौरान राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गोपेश्वर की छात्राओं को विज्ञान से संबंधित रोचक प्रयोग और मॉडलों का प्रदर्शन कराया गया। लोहाघाट महाविद्यालय के छात्र लंबे समय से रिजल्ट की गड़बड़ी ठीक करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लेने के बाद छात्र नेताओं ने महाविद्यालय में तालाबंदी कर दी। इस दौरान प्राचार्य संगीता गुप्ता, परीक्षा प्रभारी दिनेश व्यास के साथ साथ कई कर्मी अंदर कैद हो गए और अन्य स्टाफ घंटों बाहर बैठा रहा। छात्र नेताओं ने कहा, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय प्रशासन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। छात्रों की समस्याओं को अनदेखा किया जा रहा है, जिसके बाद थानाध्यक्ष अशोक कुमार मौके पर पहुंचे। छात्र नेताओं से समझाइश की। विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा 1 हफ्ते के भीतर रिजल्ट की गड़बड़ियों को ठीक करने का आश्वासन देने के बाद छात्र नेताओं ने महाविद्यालय का ताला खोला। हमने इसे लॉक करने को नहीं कहा था, इनको ऐसे ही अच्छा लगा तो उन्होंने लॉक किया। इनके रिजल्ट्स अभी तक सही होके नहीं आए हैं। बहुत बच्चों के बार बार भेजे गए हैं कॉलेज से, मेल से द्वारा उनके करेक्शन सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी मांगे थे, वो सब दे दिए। बहुत बच्चों के तो 4-4, 5-5 बार भेज दिए। नॉन एनईपी जो कि 19 से 20, 20, 21, 21, 22 वाले जो हैं वो नहीं आ पाए। बहुत बच्चों के, बहुतों के आ भी गए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लक्ष्मण फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, लगातार रिजल्ट में गड़बड़ियों को लेकर के छात्र जो हैं आवाज उठा रहे थे, लेकिन महाविद्यालय की तालाबंदी उनके द्वारा कल कर दी गई। क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर के अभी? जी सीधा मैं बताना चाहूंगा, जो लोहाघाट महाविद्यालय है, तो जो वहाँ के छात्र लंबे समय से जो रिजल्ट में गड़बड़ियां हुई हैं उनको ठीक करने की मांग जो है विश्वविद्यालय प्रशासन और महाविद्यालय प्रशासन से कर रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय और महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया था। पूर्व में 1 महीने का समय छात्र को दिया था, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी रिजल्ट की जब गड़बड़ियां ठीक नहीं हुई तो जो छात्र नेता हैं, उन आक्रोशित छात्र नेताओं ने, छात्र संघ अध्यक्ष हैं और एबीवी नेता हैं, उन्होंने महाविद्यालय में जो है तालाबंदी कर दी। उन्होंने कहा जब तक जो है हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे। डीएम चंपावत से भी जो छात्र नेता मिलने जा रहे हैं, उनका अगर मांग पूरी नहीं होगी तो वो जब महाविद्यालय में पूर्णतः तालाबंदी करेंगे और आंदोलन करेंगे। जी श्रोता। जी लक्ष्मण, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी नेशनल पार्क के बीच चल रहा बाघ पुनर्स्थापन प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा हो गया। इस परियोजना के तहत कॉर्बेट से 5वें और आखिरी बाघ को राजाजी नेशनल पार्क भेज दिया गया। इस दौरान गर्मजोशी, तालियों की गड़गड़ाहट और गर्व के साथ कॉर्बेट की रेस्क्यू टीम ने 5वें बाघ को विदा किया। इस सफल स्थानांतरण से वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्तराखंड ने एक मिसाल कायम की। यह प्रोजेक्ट साबित करता है कि यदि योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाए तो वन्यजीवों का संरक्षण और पुनर्स्थापन दोनों संभव है। इस सफलता के साथ ही टाइगर पुनर्स्थापन प्रोजेक्ट अपने लक्ष्य को हासिल कर चुका है। अब राजाजी के जंगलों में नई दहाड़ सुनाई देगी और वहां की शांत प्रकृति फिर से जीवित हो उठेगी। देखिए, जो पश्चिमी राजाजी है उसमें टाइगर पॉपुलेशन को मजबूत करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए एक परियोजना बनाई गई थी, जिसके अंतर्गत कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से 5 बाघ, इसमें से 2 मेल और 3 फीमेल, उनको यहाँ से राजाजी भेजा जाना का प्रस्ताव जो था उसको अप्रूव किया था। अब तक उसमें 4 बाघ ऑलरेडी भेजे जा चुके हैं और उस फेज का जो फाइनल आज एक मेल बाघ था उसको हमने हमारे जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है उसका जो बिजरानी रेंज है उसके क्षेत्र से उसको कैप्चर किया है। उसके स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है ढेला रेस्क्यू सेंटर में
और जब वो बिल्कुल फिट उसको पाया जाएगा तो उसको फिर यहाँ से राजा जी टाइगर रिजर्व भेजने की। प्रदेश में गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगी, लेकिन इस बढ़ती गर्मी से लोगों को जल्द ही राहत मिलने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश भर में आज से 6 मई तक हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया। साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के साथ ही बर्फबारी की उम्मीद जताई। विभाग ने प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में तेज आंधी की भी चेतावनी जारी की। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि लगातार 5 दिन तक बारिश होने से बढ़ते तापमान में कमी आएगी। गौरतलब है कि 3 दिन पहले राजधानी देहरादून में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, जो वर्तमान में 35 डिग्री के आसपास चल रहा है। अब इसमें गिरावट आने की उम्मीद है। एक्टिविटी बढ़ेगी तो 1 और 2 तारीख को उत्तराखंड में जो कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है, जबकि कुछ जनपद हैं जैसे देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, यहाँ पे अनेक स्थानों तक में भी हल्की से मध्यम वर्षा मिल सकती है 1 और 2 तारीख को। इसी तरह से 3, 4, 5 तारीख में भी उत्तराखंड में जो है अनेक स्थानों तक में हल्की से मध्यम वर्षा, गरज चमक के साथ वर्षा मिलने की संभावना है। इसमें जो चेतावनी की बात करें तो आज जो है उत्तराखंड के जो मैंने जनपद बताए पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर कहीं कहीं जो है थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग एक्टिविटी और जो है तेज़ झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं, जिनकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। उसके बाद कल जो है एक्टिविटी बढ़ेगी, तो कल जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर कहीं कहीं ओलावृष्टि मिलने। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, मई का महीना शुरू हो चुका है और लगातार गर्मी का सितम लोग झेल रहे हैं, लेकिन अब थोड़ी उम्मीद है कि मौसम में कुछ बदलाव हो सकता है। क्या कुछ अपडेट है? वहां का मौसम कैसा बना हुआ है और आगे आने वाले दिनों में कैसा रहने वाला है? बिल्कुल श्वेता, बता दें कि 2-3 दिन अगर पहले की बात की जाए तो देहरादून का टेम्परेचर 35 से 38 डिग्री जो पहुंच गया था, जो यहाँ ऐसा अक्सर नहीं होता है। अगर पिछले 2-4 सालों की बात की जाए तब ऐसा हो रहा है, नहीं तो बहुत पहले देहरादून एक ऐसे शहर के रूप में जाना जाता था जो लोग गर्मियों का छुट्टी बिताने के लिए यहाँ आते थे। तो होता था कि टेम्परेचर कम रहता था, लेकिन अब 2-3 साल से काफी परिवर्तन हुआ है। 28 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है, 38 डिग्री टेम्परेचर पहुंचा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ी सी बादल गिरा है, तो अभी जो टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट है। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आने वाले 3-4 दिन में यहाँ पर बारिश आएगी। अगर बारिश होती है तो बारिश आने से क्या होता है कि टेम्परेचर यहाँ आप गिर जाता है। अगर पहाड़ की बात करें तो पहाड़ में कहीं कहीं जगहों पर भी बारिश की संभावना जताई रही है, साथ ही तेज हवा चलने की भी संभावना जताई रही है। तो अगर मौसम विभाग की बात का पूर्वानुमान के अनुसार अगर किया जाए तो कुछ दिन में उत्तराखंड में मौसम में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। श्वेता जी शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।